तो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज इस क्लास में। और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पवनदूत का, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के द्वारा लिखा हुआ एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास है, उससे ये अंश लिया गया है। और इसमें वियोगिनी राधा जी के हृदय की बहुत ही मर्मस्पर्शी उन्होंने अभिव्यंजना की है। ठीक है। और यहाँ राधा जी ने पवन को अपनी दूती बनाकर भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा है। और यहाँ इसमें उनके राधा के बहुत ही उदार चित्त की हमें झांकी देखने को मिलती है। दूसरी बात, यहाँ जो कृष्ण हैं वह अपने जो कृष्ण हैं उनके प्रति राधा जी ने अपनी विरह अवस्था का जो प्रकटीकरण किया है, उसके लिए उन्होंने सटीक उपमानों का बहुत ही सुंदर वर्णन, उपमानों का जो चित्रण हुआ है वो बहुत ही सुंदर है। और हरिओत जी ने राधा जी को लोक सेविका के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। वे स्वयं के दुख से तो दुखी हैं ही, लेकिन उन्होंने पर दुख कातर नायिका के रूप में भी उन्होंने राधा जी का चित्रण किया है। यानी पर दुख कातर नायिका के रूप में भी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने उनका चित्रण किया है। और इससे उन्होंने जो परंपरागत स्वरूप है राधा जी का, जो परंपरा चली जा रही है उसका जो स्वरूप है, उसको थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया, मौलिक परिवर्तन उन्होंने इसमें कर दिया है। ठीक है। तो आप ये देखें पवनदूत का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। तो इसमें इनका जो पहला पद है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। इसके बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको। यहाँ राधा जी की मनोदशा का बहुत ही भावपूर्ण इसमें व्यंजन वर्णन किया है उपाध्याय जी ने। और दूसरी बात यह है कि देखिए विद्यार्थियों, जब भी एग्जाम में हम बैठते हैं तो हमें क्या लिखना होता है, किसी पद्यांश का जो प्रसंग, व्याख्या और काव्य का संदर्भ लिखना होता है। ठीक है। हालांकि आजकल गवर्नमेंट ने पैटर्न चेंज कर दिया है। अब तो क्या होता है कि पहले यहाँ पर पद्यांश या गद्यांश दिया था, देन उसके क्वेश्चन पूछे जाते, लेकिन अभी पद्यांश में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या का ही जो आपने देखा भी होगा उसी तरीके से आते हैं। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जो पहली 4 लाइनें हैं पवनदूत का जो आपका जो पहला चैप्टर है पवनदूत का। ठीक है। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। फर्स्ट है, आप चाहे तो बुक निकाल लें। सेकंड है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ठीक है। और अगली चलाने हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुध कितनी मंज कुंजें मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। ये मैंने आपके सामने कुछ पंक्तियाँ पढ़ी हैं। अब हम देखते हैं पहला पद्यांश से पहला खंड है इस कविता का, पहले जो चालन है उसको एक बार दोबारा से काव्य पाठ करते इसका कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो,
संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो पहला जो लाइन है कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। खिन्ना कहते दुखी, एक माने एक, दिवस माने दिन, गेह माने घर, अकेली माने अकेली बैठी थी, ठीक है, यानी वह सेल्फ थी। और आके माने आकर, आंसू, एक ही शब्द को थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा जो आपको लगे। आंसू माने अश्रु जानती हैं आप, द्रग माने नेत्र, और युगल, युगल कहते हैं जहाँ युग्म, युग्म को यानी जोड़ा, यानी अब द्रग लग गया, द्रग और नेत्र दोनों, दोनों का अर्थ लगाएं, द्रग युगल दोनों नेत्रों से। धरा माने पृथ्वी, ठीक है, भिगोना माने गीला करना, सदन माने घर, पुष्प माने फूल, सदगंध माने सदगंध, सद यानी सुगंधित वायु, सुगंधित वायु, ठीक है। सुगंधित पुष्प, यहाँ वायु नहीं लेंगे, सॉरी पुष्प लिखा हुआ है, तो सुगंधित फूलों की जो वायु, जो खुशबू होती है, जैसे आपने देखा वायु अगर वन में होके, उसमें बगीचे में होके आएगी, जहाँ पुष्प हैं, है ना, बहुत सारे, वहाँ होके आएगी तो क्या आएगी, उनकी खुशबू, उनकी अच्छी सुगंध भी आएगी। तो प्रातः वाली, प्रातः माने प्रातःकालीन, सुपवन सुंदर वायु, इसी काल, काल माने समय, इसी समय, वातायन, वातायन कहते हैं झरोखों से। अब झरोखों को इस समय तो जंगले, खिड़की, विंडोज इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो वो सब बोलते हैं, उस समय वातायन यानी झरोखे बोलते थे। तो इस पर ध्यान दें इस पर। एक दिन राधा जी यानी अपने घर में उदासी से भरपूर, खिन्ना उदास थी, और अपने घर में बैठी हुई थी, और उनको उनकी नेत्रों से जो अश्रुधारा थी, दोनों आँखों से जो जो दोनों आँखों से आंसू थे, वो उनके नेत्रों को सजल बना रहे थे उन्हें, अर्थात अर्थात पूरी पृथ्वी को, धरा को भिगो रहे थे। वैसे इसमें तो अर्थ ये है कि आके आंसू युगल में थे, धरा को भिगोने का मतलब है कि धरा माने पृथ्वी। अब पृथ्वी इतने आंसू बह रहे थे उनके, एक अर्थ ये भी हो सकता है कि पृथ्वी पर आंसू आ रहे थे और धरा यानी पृथ्वी गीली हो रही थी। लेकिन एक ये है कि उनके जो नेत्र हैं, नेत्रों, दोनों नेत्रों से आंसू आ रहे थे, वो उनके नेत्रों सजल बना रहे थे, है ना। आई धीरे सदन में, आई धीरे, धीरे माने धीरे से, इसी समय प्रातःकालीन जो पवन है रोशनदानों से होकर के आई यानी सुंदर जो वायु है, सुगंधित वायु है, सुगंधित पवन है, वह रोशनदानों से यानी जो झरोखे हैं, जंगले हैं, उनसे होकर के आई, ठीक है। तो संतापों, ये समझ में आ गया होगा, दोबारा फिर देख लें, ठीक है, कि एक दिन राधा जी, श्रीमती राधिका अपने घर में अकेली बैठी हुई थी एक दिवस, ठीक है, एक दिन। आके आंसू, आकर के अश्रु, द्रग युगल, युगल यानी दोनों नेत्रों में से बह रहे थे, और उनके नेत्र सर बना रहे थे या धरा को भिगो रहे थे। तभी उसी समय धीरे से उनके घर, सदन माने घर में, फूलों की खुशबू को लेते हुए, फूलों की खुशबू को, सुंदर सुगंध को लेकर के प्रातःकालीन पवन, प्रातः वाली जो वायु है, वह रोशनदान से होकर के आई, ठीक है। अब चल लाइन, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। जब पवन के प्रभाव से राधा का दुख बढ़ता गया, तो उन्होंने दुखी होकर धीरे से बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। तो धीरे से राधा जी उनसे बोली, क्या बोली कि प्यारी प्रातः पवन, हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सताती है, मुझे तो इस प्रकार क्यों सता रही है ना। हे प्यारी पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या क्या तुझे भी, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है। कलुषित माने दूषित, काल माने समय, क्रूरता कठोरता, ठीक है, क्रूरता माने कठोरता, पवन माने वायु, सताना माने परेशान करना, ठीक है। तो राधिका जी क्या कहती हैं, क्या तुझको, क्या तू भी समय की कठोरता से, समय की क्रूरता से कलुषित हो गई है, दूषित हो गई है ना।
तो इसका अर्थात क्या तेरे पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, जब पवन के आने से राधा का दुख बढ़ता गया तो उन्होंने परेशान होकर, दुखी होकर के पवन से इस प्रकार से कहा, हे प्रातःकालीन वायु, हे प्रातःकालीन पवन, तू क्यों मुझको इस प्रकार सता रही है। क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, अर्थात क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता प्रभाव पड़ गया है। क्लियर। देखिए जो इसमें जो प्रसंग है, अब इसमें बात करते हैं प्रसंग की। प्रसंग क्या होगा, संदर्भ क्या होगा इसका, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्य खंड, ठीक है, या प्रस्तुत जो पद्य खंड है वो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, है ना, काव्यांजलि के पद्य खंड के, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित उनके महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पवन दूत का काव्यांश से लिया गया है या उद्धृत है या अवतरित है। ठीक है, ये सब क्या लिखेंगे, संदर्भ। अब प्रसंग में क्या लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है जो हम ये दोनों पद्य खंड हैं, इन पद्य खंडों में किस बारे में चर्चा की, किस विषय में चर्चा की गई है, उस विषय को हम क्या कर बनाते हैं, अपना प्रसंग बनाते हैं, है ना। तो एक दिन इसमें लिखेंगे प्रसंग, यानी एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, उनकी आंखें आंसुओं से परिपूर्ण थीं, तभी या उसी समय प्रातःकालीन पवन उनके दुख को बढ़ाने लगी और तब राधा जी पवन को फटकार लगाते हुए जो कह रही हैं उसी समय का ये वर्णन है, या फटकार लगाते हुए कहती हैं। देन हम क्या करते हैं, व्याख्या स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर दें, व्याख्या में क्या लिखेंगे, सीधी से लिखेंगे कि एक दिन राधा उदासी से परिपूर्ण या दुख से दुखी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, है ना, और उनके नेत्रों से आंसुधारा बह रही थी, और वे दोनों जो आंसुधारा बह रही थी वो दोनों ही नेत्रों को सुगंध बना रहे थे। ठीक है, उसी समय प्रातःकालीन पवन सुगंध वायु रोशनदानों से होकर के भीतर आई या अंदर आई। दूसरी ये चलन का व्याख्या हो गई, सेकंड चलन। और उसी समय जब पवन के प्रभाव से राधा का दुख बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन वायु, हे प्रातःकालीन पवन, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है। क्या तू भी समय की कठोरता से, समय की क्रूरता से दूषित हुई है, अर्थात क्या तेरे पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। अब इसमें लिखते हैं काव्यगत सौंदर्य। क्या लिखते हैं, काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में क्या करेंगे, काव्य सौंदर्य नोट कर लें आप कॉपी में। जैसे काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य या काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर कॉपी में। देन पॉइंट नंबर 1 डाल देंगे, कोई भी पॉइंट डालकर यहाँ पर राधा की मनोदशा का बहुत ही भावपूर्ण चित्रण किया गया है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, और प्रस्तुत जो पद्य खंड है नंबर 2 डाल दो। यहाँ राधा जी ने पवन को फटकार लगाते हुए उससे अपने मन की व्यथा का वर्णन किया है, सेकंड पॉइंट नहीं लिख सकते हैं। भाषा कौन सी, खड़ी बोली है ना। इसमें देखो अलंकार की बात करते हैं, इसमें मानविक अलंकार हम आप लिख सकते हैं चाहें तो। ठीक है, अब रस कौन सा होगा, रस आपको पता ही है, श्रृंगार रस होगा इसमें। ठीक है, और छंद कैसा है, इसे मदाक्रांत छंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मदाक्रांत छंद। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको क्या करना होता है, इसका काव्य सुंदर कह लो वो करना होता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं मेरे प्यारे नवजलद से, कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। पहला। सेकंड है, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगध कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। अब देखिए, मेरे प्यारे
मेरे प्रिय, नव, नव कहते हैं नया, जलद माने बादल, ठीक है, नव माने नया, जलद माने बादल। कंज कहते हैं कमल के समान, कमल, कमल के समान है ना, कंज से, कंज जैसे। नेत्र माने नयन, ठीक है। जाके यानी जा करके, यानी जा करके आए नहीं, यानी चले गए हैं, आए यानी मधुबन, उस समय मथुरा का नाम शायद मधुबन होगा, मथुरा गए थे वो, ठीक है, तो मधुबन, मथुरा को ही बोला जा गया यहाँ पे। और न भेजा संदेश, और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। और मैं प्रिय यानी श्री कृष्ण के विरह में रो रो के पागल हो रही हूँ, बावली हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ, ठीक है। जाके मेरी सब दुखता, हे पवन तू चली जा और जा कर के मेरे सब हालचाल, मेरे दुख की जो मेरी व्यथा है, मेरे जो विरह अवस्था है, उसका सारा हाल तो कृष्ण कन्हैया या श्री कृष्ण को या श्याम को तू जा कर के बता दिया, सुना दो, ठीक है। इस तरह से जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जिस पर जैसे ही तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, यानी अब मेरा घर छोड़ करके, मेरा भवन छोड़ करके, तज करके थोड़ा आगे जाएगी, ठीक है, आगे चलेगी, तो शोभा वाली, यानी वो कहती हैं कि थोड़ा सा तो आ जाए तो बहुत ही सुंदर, शोभा वाली, शोभा वाली, कितनी शोभा वाली, सुखद, सुख देने वाली, सुखदायक है ना, प्रसन्नता देने वाली, कितनी ही, बहुत ही मंजू, मंजू माने सुंदर, ठीक है। कुंजें मिलें, कुंज कहते हैं जैसे, अब कुंज उस समय कहते थे, समय जैसे गार्डन कहते हैं, बगीचा कहते हैं ना, फुलवारी कहते हैं, बाग कहते हैं, तो ये क्या है, कुंज, तो उन्हें कुंज कहते थे पहले। तो शोभा वाली सुगंध कितनी मंज कुंजें मिलेंगी, जब तू आगे बढ़ेगी तो तुझे बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनेक कुंजें दिखाई देंगी या तुझे वहाँ देखने को मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल से मोह लेंगी तुझे भी, और उनकी जो छाया है, उनकी जो शीतलता, उनकी छाया, उनकी शीतलता तुझे अपनी ओर क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी, तो तुझे क्या कर लेंगी, आकर्षित कर लेंगी, आकर्षित करेंगी। क्योंकि वहाँ क्या होता है, प्यारी छाया, मृदुल स्वर, मृदुल स्वर किसका है, मृदुल स्वर वहाँ पे क्या है, वहाँ बगीचों में क्या होती है, चिड़ियों की चहचहाट होती है, कोयलों की कूक होती है ना, पक्षियों की का कलरव आपने होता है, तो उसकी जो मधुर आवाज़ है वो तो सुनाई देने को मिलेगी, वो है ना, पक्षियों के चहकने से उनका जो सुंदर जो मधुर स्वर है, ध्वनि निकलती है, वह तुझे क्या कर लेंगी, वे अपने इन गुणों के कारण तुझे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी या मोहित कर लेंगी। लेकिन फिर भी तू मेरा, तो भी मेरा दुख लख, लख लख माने देखना, लख माने मेरा दुख, दुख माने मेरी परेशानी, मेरा कष्ट है ना, जान विश्राम ले, तो भी तू वहाँ पर जाकर क्या नहीं करना, तू वहाँ जाकर विश्राम मत कर लेना, तू रुक जाए, आराम करने से बैठ जाए, आराम करने लग जाए। कहने का भाव क्या है कि राधा जी कहती हैं कि हे पवन, जैसे ही तू थोड़ा सा जाके मेरे, सुनते मेरे प्यारे नजर से कंज से नेत्र वाले, पवन के, राधा जी कहती हैं पवन से कि मेरे नवीन मेघ जैसी शोभा वाले, नवीन मेघ जैसी शोभा, नवीन माने नया, नव माने नवीन, मेघ, मेघ माने बादल होते हैं, तो नवीन बादल जैसे, नवीन मेघ जैसी सुंदरता वाले, जिनके कमल जैसे नेत्र हैं, यानी कमल जैसे नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण, मेरे प्रिय श्री कृष्ण जो मधुबन, मधुबन से जाकर के आए नहीं है या मथुरा से जाकर आए नहीं है, दोनों मधुबन भी लिख सकते हैं, मथुरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, या मधुबन लिख के पुस्तक में मथुरा लिख सकते हैं, ठीक है। और न ही उन्होंने यहाँ से कोई संदेश भेजा है, और हे पवन मैं उनके विरह में रो रो के पागल, यानी पागल हो रही हूँ, और तू उनके पास चली जा और मेरा दुख जाकर के उन्हें सुना दे, ठीक है। दूसरा है 4 लाइन, राधा पवन से फिर दोबारा कहती हैं कि जैसे ही तू मेरा घर त्याग कर छोड़कर आगे थोड़ा जाएगी, आगे बढ़ेगी, तो बहुत ही सुंदर अनेक कुंजें दिखाई देंगी, अनेक कुंजें देखने को मिलेंगी। तो वहाँ उनकी छाया है, उनकी बड़ी शीतल है, बहुत आकर्षक है, तो उनकी छाया को देख करके तू वहाँ पर उन आकर्षित मत होना, ठीक है, क्योंकि वहाँ तुझे बहुत पक्षियों के चहकने की आवाज़, बहुत ही मधुर स्वर की ध्वनि निकलती है वहाँ पर उन कुंजों से, तो वहाँ पर तू क्या मत होना, उनको देख करके मोहित मत होना, आकर्षित मत होना अपने, है ना, क्योंकि वो अपने इन्हीं गुणों के कारण तुझे क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। फिर भी मेरे कष्ट को जानकर, मेरे दुख को ध्यान में रख करके तू वहाँ रुकना मत,
और साथ ही थोड़ा उसमें डाल नज़र कैसे सब प्रसंग में व्याख्या करेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे राधा जी श्रीमती राधिका पवन को दूती बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं और वे पवन से मार्ग में पड़ने वाले मनोहारी सुंदर सुषमा का वर्णन करते हुए उससे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती हैं। यानी जो सुंदर सुषमा तुझे मिली रास्ते में उससे प्रभावित न होने के लिए कहती, समझाते हुए कहती हैं। ये प्रसंग हो गया। व्याख्या में क्या करेंगे, राधा पवन से कहती हैं, राधा जी श्रीमती राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुझे नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और सुंदर कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे श्री कृष्ण, जो मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और नहीं उन्होंने वहाँ से कोई संदेश भेजा है, उनके विरह में मैं रो रो के पागल हो रही हूँ। तू उनके पास चली जा और मेरा सारा दुख, मेरा सारा हाल उन्हें जा करके सुना दे। ठीक है, पहली चल रहा है। सेकंड का नई लाइन से लिखेंगे, राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा आगे बढ़ेगी तो तुझे बहुत ही सुंदर और सुख देने वाली अनेक कुंजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, उनकी छाया बहुत ही आकर्षक है, शीतल है। ठीक है, और वहाँ पर पक्षियों के चहकने की, उनके चहचहाने की, उनके जो ध्वनि है वो बहुत ही मधुर है। इनके कारण तू वहाँ पर मोहित मत होना, क्योंकि वो तुझे मोह लेंगी, लेकिन तू मेरा दुख ध्यान में रख करके वहाँ रुक मत जाना और वहाँ पर आराम विश्राम मत करना। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो गई। अब काफ़ी सुंदर में पॉइंट नंबर पर डाल लें आप, राधा ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। ठीक है, यहाँ पर राधा जी ने ठीक है, इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर में भाषा वही कड़ी बोली रहेगी। ठीक है, यहाँ पर इसमें देखिए तरह तरह की उपमाएँ दी गई हैं, तो यहाँ उपमा अलंकार हो गया। रस कौन सा है, वही श्रृंगार है। श्रृंगार, लेकिन श्रृंगार दो प्रकार का होता है, कौन सा श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार। ठीक है, पहले में वियोग था, इसमें वियोग रहेगा। ठीक है, और छंद वही मदाकांता है ना। और गुण, एक गुण भी लोग लिखते हैं, तो गुण क्या है, प्रसाद। ठीक है, ये आप इसमें व्याख्या में नोट कर सकते हैं। तो ये चारों जो पद हैं आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। और आप अपने किताब में देख लें और अपनी किताब आप निकाल लें, तो मैं आपको इसमें मेरे लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, समय बच जाएगा। आप अपनी बुक निकाल लें तो मैं आपको 2 पद और इसमें से करा देता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो वो सुन लें आप लोग कि थोड़ा आगे सरस, मुझे थोड़ा याद आ रही हैं पंक्तियाँ, तो मैं बोल देता हूँ आपके लिए, आप किताब में देख लें। थोड़ा आगे सरस रब का ध्यान पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुझे माना न होगा। थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुझे माना न होगा। जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। यहाँ क्या है कि थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प वाला, सरस कहते हैं मधुर और रब कहते हैं ध्वनि या शब्द को। ठीक है, मुह्य माना कहते हैं मोहित होना, क्लांत कहते हैं थका हुआ, उत्ताप माने गर्मी। तो यहाँ क्या है, इसमें राधा जी ने पवन से कहा है कि जैसे ही तो थोड़ा आगे जाएगी तो तुझे बहुत ही सुंदर, बहुत ही मन को मोहित करने वाला वृंदावन मिलेगा, और उसमें पक्षियों की मधुर संगीत, पक्षियों की मधुर संगीत है वो सुनने को तुझे मिलेगा। क्योंकि वहाँ क्या है, जो पक्षियों का मधुर संगीत हमेशा गुंजायमान रहता है या गुंजा करता है। थोड़ा यानी थोड़ा आगे सरस रब का धाम पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, द्रुम कहते हैं पेड़ों को, लताएं मिलेंगी,
है ना, पेड़ पौधे मिलेंगे, वो बहुत ही सुंदर होंगे, बहुत ही सुंदरशाली होंगे, अर्थात बहुत ही सुंदर होंगे। ठीक है। और क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मधुर जो जो सुंदर फूल हैं जो वहाँ पर हमेशा लदे रहते हैं, अर्थात उसमें मधुर फूलों से वह हमेशा लदा रहता है। और वहाँ बहुत सुंदर सुंदर लता वृक्ष आदि तुझे मिलेंगे, और वहाँ से इधर उधर भ्रमण करना, किंतु वहाँ जाकर के रुक मत जाना, मोहित मत हो जाना। प्यारा बिंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोह लेगा, मन को मोहित कर लेगा, मुग्ध हो जाएगी तो उस पर। ठीक है, ठीक है, मोहित हो जाएगी, तो उससे आना जाना मुह्य माना न होगा। अर्थात वहाँ जब तू चली जाएगी तो वहाँ क्या है, अर्थात कहने का भाव ये है कि राधा ने पवन से कहा है कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक वृंदावन मिलेगा। उसमें पक्षियों की मधुर मधुर जो संगीत की जो ध्वनि आती है वो गूंजा करती, तो वो तुझे सुनने को मिलेगी। और वहाँ मधुर फूलों से वह लदा रहता है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लताएँ होंगी, और तू उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, लेकिन तू ध्यान रखना वहाँ मोहित मत हो जाना, रुक मत जाना। राधा जी कहती हैं अगली चार लाइन, जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, क्लांत माने थका हुआ। राधा कहती हैं कि हे पवन, थोड़ा सा आगे जाने पर तू तो आगे जाएगी, अगर रास्ते में तुझे कोई थका हुआ, दुखी, व्याकुल यदि कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसके पास जाकर, तो जाके सन्निकट माने पास, उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांति कहते हैं उसकी जो परेशानी है, उसकी दुख है ना, दुख क्लांति माने दुखी होता है, तो उसको तू दूर करना। और धीरे धीरे स्पर्श करके, स्पर्श माने स्पर्श करके, गात उत्ताप पूर्ण, उत्ताप माने गर्मी, गात माने शरीर की, अर्थात शरीर का स्पर्श करके, शरीर का स्पर्श करके उसकी गर्मी को तो दूर करना। और अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना, सदगंधों से। ठीक है, सुगंधित, सदगंध माने सुगंधित, अपनी सुगंध से उस श्रमित जन को, श्रमित माने थके हुए को, व्यक्ति को क्या कर देना, हर्षितों सा बनाना, नहीं उसे प्रसन्न कर देना। ठीक है, अब इसी व्याख्या कैसे लगाएंगे, प्रसंग को यही है, संदर्भ सेम रहेगा सब में, संदर्भ तो से एक बार बता दिया मैंने आपको शुरू में। प्रसंग क्या होगा, प्रस्तुत पद्य खंड में प्रसंग में लिखेंगे, दुख से परिपूर्ण राधा जी ने मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन पवन दूतिका के सामने प्रस्तुत किया और उसे समझाया कि तू मार्ग में मोहित न होना। ये प्रसंग हो जाएगा। व्याख्या में क्या लिखेंगे, राधा जी ने पवन से कहा है कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मन को मोहने वाला मनोरम, मन को मोहने वाले मनोरम वृंदावन मिलेगा। उसमें तुझे सुंदर पक्षियों की ध्वनि, सुंदर जो पक्षी ध्वनि है जो वहाँ उनसे वो गूंजा करता है, वृंदावन है, और वहाँ पर वो सुंदर पुष्पों से हमेशा लदा रहता है। उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष और लता हैं, लता माने बेल, बेल हैं, लताएँ हैं। और तू उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, लेकिन वहाँ जाकर मोहित मत होकर के रुक मत जाना, मोहित होकर के रुक मत जाना। ठीक है, और आगे कहती हैं कि अगली चल लाइन में राधा जी फिर कहती हैं, नई लाइन से लिखेंगे कि हे प्यारी पवन, तू जाते जाते मार्ग में तुझे कोई थका हुआ या दुखी या परेशान कोई व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे तो उसके पास जा कर के उसके दुखों को तू दूर करना, और धीरे धीरे से उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी शरीर की शरीर की गर्मी को दूर करना, और सुगंधित वायु से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना, खुश कर देना। जो बात होती है सुंदर होती है, शीतल होती है, गर्मी में लगती है। अब काव्य सुंदर में फिर क्या लिखेंगे, काव्य सुंदर नंबर 1 डाल देंगे। यहाँ राधा जी का जो पहली बात तो यह है कि देखो यहाँ पर राधा जी का एक खास बात मुझे याद आ गई कि राधा जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि राधा जी का इन पंक्तियों के माध्यम से उपाध्याय जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन इस प्रकार किया है कि उन्होंने उन्हें लोक सेविका के रूप में भी प्रस्तुत किया है, उन्हें लोक चिंता भी, संसार चिंता भी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ राधा का लोक सेविका के रूप में भी उपाध्याय ने चित्रण किया है। ठीक है, किया गया है, ऐसे लिखते हैं।
भाषा वही खड़ी बोली पौगंड नंबर 2, है ना। अलंकार वही मानवीकरण, रस वही श्रृंगार, ठीक है। छंद वही मदाक्रांता। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये मैंने आपको इसमें 6 पद करा दिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में अगले वीडियो में आपको करके भेजूँगा। तो आज का मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने इसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य संदर्भ पूरा बता दिया है। और फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक।